हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? मैं जब इस क्वेश्चन को करके पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, जब घर में गया सोने के लिए तो अचानक नींद टूटी और मैंने क्या देखा कि यार मैंने तो क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं किया था। मतलब इसके बाद और भी तो बातें होनी थी और पता नहीं क्यों, मतलब पिछली क्लास में क्या हो गया था, जोश में आके मैंने एंड कर दिया था। आप भी सोच रहे होंगे कि सर को क्या हो गया है। मेरे बच्चे कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा भूल चूक हो गया। मैं आगे क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ और एंड करता हूँ। एक्चुअली सारी बातें हमारी हो चुकी थी, एक बिल्डिंग का पॉइंट था वो अभी आपका बचा हुआ था। देखो ना, कर लो इसी को, आप शायद आप कर भी चुके होंगे। आप देखो क्वेश्चन के अंदर में बिल्डिंग जो है वो ओपनिंग में 4 लाख बता रहा है। कोई बिल्डिंग का परचेज सेल नहीं हुआ, बस बिल्डिंग आपका जो एंड में है वो 3,80,000 का बता रहा है। तो 4 से 380 कैसे हो गया जी? इट्स योर डेप्रिसिएशन। ये आपका डेप्रिसिएशन है ऑन बिल्डिंग। आज हमारी लास्ट क्लास है तो ये हम भूल चुके थे मेरे बच्चे, वो हमने लिख दिया। अब आप यहाँ पे सरप्लस निकाल लीजिए। जब आप सरप्लस निकालेंगे तो आंसर इसका सरप्लस आ जाएगा। डेफिसिट आ रहा है 55,000 का, तो आपका यहाँ पे डेफिसिट आ गया 55,000। और फिर आपका ओपनिंग बैलेंस शीट से हमारा कैपिटल फंड निकल के आ जाएगा, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। और ये कैपिटल फंड आपका ओपनिंग से जो आ रहा है इट्स 16,95,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड है यानी कि 16,95,000, इसमें इस डेफिसिट को आप यहां से माइनस करेंगे 55,000। तो मेरे बच्चे ये आपका 16,40,000 का अमाउंट चला गया, बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। तो ये काम हमने पूरा किया, ठीक है ना। तो आइए जरा ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अंत करता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है 929 नंबर आपका। आज मेरे बच्चे इस चैप्टर के एंड करूंगा। मैंने आपको पिछली क्लास में प्रॉमिस किया था आज चैप्टर हमारा एंड होगा, कॉन्सेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली, प्रैक्टिस के साथ, हर एक चीज के साथ। और आज कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जिसके आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं उन्हीं में 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा दूं मेरे बच्चे, जो मैंने आपके बुक में रखा हुआ है। फिर चैप्टर को हम एंड करेंगे, ठीक है ना। आज थ्योरी भी हम देखेंगे। जरा आइए बुकलेट का पहले क्वेश्चन नंबर 31। आप जरा 31 क्वेश्चन नंबर आओ, जरा देखते हैं क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे। 31 चेक करेंगे आप। तो मिला आपको सर? हाँ सर। लो, यहाँ भी बातें सब्सक्रिप्शन की ही हैं। मतलब आज मैंने कहा ना कुछ नया नहीं करना है, जो मैंने जहां से क्लास शुरू किया था और जहां पे एंड करूंगा दोनों को मैं मिक्सअप करूंगा बस। आप जरा आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे क्या निकल के आता है। सॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे बच्चे 31 का आपका। कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट of the receipts and payment account and additional information you are required to compute the income expenditure account, income from subscription for their ending on 31st March 2018 and show it in the final account of the club. क्लब के फाइनल अकाउंट यानी कि जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट है उसमें इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी आपको बताना है यहाँ पे। तो मैं शुरू करता हूँ। ऐसी सारी बातें सिखा चुका हूँ मेरे बच्चे, फिर भी आइए जरा मैं आपको दिखाऊं। छोटा सा आप यहाँ बनाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि वो फाइनल अकाउंट में वो पोस्टिंग पूछ रहा है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ध्यान रहे, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2018। मतलब ये मेरे बच्चे 17-18 आपका करंट ईयर है क्वेश्चन के मुताबिक। आपका 17-18 आपका छोटा सा बनाइए, क्योंकि एक नाम बस लिखना हमने यहाँ पे, हमें पूरा प्रॉफिट नहीं निकालना। यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे पता करना है, इनकम। फिर एक बैलेंस शीट बनाइए आपके पिछले साल का, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017 का, यानी कि ये हमारा 16-17 हो गया जो हमारा पिछला साल है। इसमें जो बातें आएंगी वो हम लिखेंगे यहाँ पे, छोटी छोटी बातें। और एक बैलेंस शीट मेरे बच्चे एज ऑन आपका 31st March 2018, यानी कि जो करंट ईयर है 17-18, हम उसके बैलेंस शीट की बातें यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे क्या क्या आपको दिखाया। नाउ विल स्टार्ट मेकिंग सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ चेक आउट क्या बता रहा है। मैंने एक तरीका आपको बताया था कि हमेशा आप इस 2 डेट पे यानी कि 31st March 2018
एंड 31 मार्च 2017, मतलब पिछला साल क्या था जी 16-17, उसका एंड ये होगा, और करंट ईयर 17-18 है, उसका एंड आपका ये होगा। ये इन्फॉर्मेशन को आप निकालो। अब देखो नीचे में पढ़ना जरा, पॉइंट वन पढ़ेंगे आप, क्योंकि तीनों साल का कितना कितना पैसा हमने रिसीव किया है मेरे बच्चे, पिछले साल का, इस साल का, या अगले साल का, वो अलग अलग आपको बता रहा, तो हमें ध्यान थोड़ा और देना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2017 मेरे बच्चे यहां पे कहता है कि जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये कहता है आपका 20,000 का अमाउंट है। लैंग्वेज पे जाएंगे, फिर कहता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहां पे टोटल कहता है कि 30,000 का अमाउंट आपका है, 30,000 का अमाउंट आपका, ठीक है। फिर कहता है कि एडवांस जो हमने पिछले साल रिसीव किया था, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमने पिछले साल रिसीव किया था मेरे बच्चे, वो 20,000 का अमाउंट बता रहा। पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे आप, पॉइंट नंबर थ्री में। और हाँ, ध्यान से मेरी बात सुनो, जरा चेक करो, इस साल करंट ईयर में हमने एडवांस कितना रिसीव किया। करंट ईयर में आप चेक करो, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 18-19, मतलब अगला साल क्या होगा 18-19, उसका हमने यहां रिसीव किया है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन अगले साल का जो पैसा इस पर आया वो 25,000 आपका है, 25,000। अब आपको बातें ध्यान से समझनी है, मुझे पता है कि आप सब कुछ जानते हो और आपको बातें ध्यान से मेरी सुननी होंगी मेरे बच्चे। आप ये देखो कि हमने करंट ईयर में जो हमने सब्सक्रिप्शन के नाम पे पैसा रिसीव किया है, मैं सारा क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, वो एक तो 16-17 का मतलब पिछले साल का, 17-18 का मतलब करंट ईयर का क्वेश्चन के मुताबिक, और 18-19 यानी कि अगले साल का। जरा मुझे बताओ पिछले साल का पैसा कितना रिसीव किया, 18,000। क्वेश्चन देखो आप, 18,000। करंट ईयर का कितना रिसीव किया, 1 लाख। और नेक्स्ट ईयर का कितना पैसा रिसीव किया, 25,000। मैं आपको समझा रहा हूं मेरे बच्चे, डिटेल में समझा रहा हूं, डिटेल में मैं आपको यहां पे डिटेल में समझा रहा हूं। ये देखो आप क्या है, ध्यान सुनना। पिछले साल 20,000 बकाया था, लेकिन उस 20 में से पिछले साल का हमने इस बार 18,000 रिसीव कर लिया। इसका मतलब है कि मेरे बच्चे ये जो 30,000 बकाया है, इसमें से आपका पिछले साल का मतलब 16-17 का पहले तो 2,000 है, क्योंकि 20 में से 18 ही तो आया, तो 2,000 रुपए क्या हो गया जी, अभी और रह गया। और जो करंट ईयर है मेरे बच्चे 17-18, फिर उसका कितना रह गया होगा, 28,000। यानी कि 30 में ये दो चीजें आपका मिला हुआ है। आप ध्यान से देखो, लिखा हुआ है, पढ़ो पॉइंट में, पॉइंट नंबर 2 में, कि आउटस्टैंडिंग एज एट इतना, एज एट मतलब आज टोटल जो बकाया है, टोटल आपका 30,000, इसमें पिछले साल का 2 और करंट ईयर का ये, तो ये तो पिछले साल से आ रहा है, ये करंट ईयर का है मेरे बच्चे, ये करंट ईयर का है। अब अगर आपको ये पता करना है, अब लिखे आप यहां पे कि सब्सक्रिप्शन अगर पता करना है, इनकम आपका फॉर करंट ईयर कितना है, करंट ईयर का इनकम इतना, करंट ईयर मतलब जी आपका 17-18 का मेरे बच्चे। आप जानते हैं इसके 3 टुकड़े होते हैं, या तो जिसको करंट ईयर में पढ़ाया वो पैसा पिछले साल रिसीव कर लिया, यानी कि एडवांस रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, पिछले साल रिसीव कर लिया फॉर करंट ईयर के लिए, या तो आपका ये होगा, या फिर आपका रिसीव्ड इन करंट ईयर, या तो पैसा हमने करंट ईयर में रिसीव किया है फॉर करंट ईयर, या फिर अभी आउटस्टैंडिंग है एट द एंड, लेकिन मेरे बच्चे फॉर करंट ईयर होना चाहिए करंट ईयर का, क्योंकि जब हम बात इनकम का करते हैं ना कि 17-18 का हमारा इनकम कितना हुआ, तो 17-18 का पैसा चाहे पिछली बार आया हो, चाहे इस साल आया, चाहे अगले साल आया, उसकी बात करते हैं। जरा बताओ कितना पैसा इस साल का पिछली बार आ गया था, ये देखो आप 20,000, तो ये तो 20,000 हो गया। कितना पैसा इस साल आया, ये देखो 17-18 का पैसा इतना आया, तो टोटल इतना पैसा है, लेकिन 17 करंट ईयर का आपका 1 लाख का अमाउंट। और जरा बताओ आउटस्टैंडिंग जो है एंड में जो आउटस्टैंडिंग है, ये
30, ना ना ना, करंट ईयर का बताओ कितना, करंट ईयर का 28,000। अरे ये तो 2,000 रुपये, ये तो पिछले साल से आ रहा है, तो करंट ईयर का इतना ही है ना, इस तीनों को ऐड करो, यही हमारा इनकम है। कितना हो गया? 148। आओ ना हम इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम आ गया 148। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो यहां पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहां पे 20,000 है, और यहां मेरे बच्चे एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000। समझो मेरी बात यहां पे सर? हाँ, जरा बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका एंड में कितना? सर एंड में टोटल 30,000 है, लेकिन मैं एग्जामिनर को समझाऊंगा कि इसमें 16-17 वाला पिछले साल वाला 2,000 रुपये है, और 17-18 मतलब करंट ईयर का 28,000 है ना। ये बात मैं पहले समझा चुका हूं, वही बातें मैं आज रिवाइज करा रहा हूं मेरे बच्चे। और इस साल जो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया है वो कितना आपका है? 25,000, वो यहां चला गया। तो इट्स वेरी सिंपल। अब आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, इन सब क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं रहा, लेकिन क्योंकि मेरा फर्ज है मेरे बच्चे, मैं हर एक क्वेश्चन आपको समझा दूं, ताकि मेरे बच्चे जो इतने दूर दूर कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं वो परेशान ना हो, इसलिए सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसीलिए बस, और दूसरा कोई रीजन नहीं है, बिलीव करो। चलो मैं आगे बढ़ता हूं और आगे आपको लेकर आता हूं, और आगे मैं लेकर आता हूं, और मेरे बच्चे मैं आपको यहां पे आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं। अगला क्वेश्चन यानी कि हमारा, अब आ जाइए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 के पास। 31 अभी किया था, अब 30 सर उल्टा जा रहा हूं। कुछ भी करो ना, उल्टा सीधा क्या होता है? अरे मुझे जो मन करेगा मैं वही तो कराऊंगा, कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, आप ऐसी बातें ना करो। आप पढ़ो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बता रहा है। 30 पढ़ेंगे आप, 30 पढ़ेंगे। कहता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, इस बार करंट ईयर आपका 16-17 है। वो कहता है कि फॉर द ईयर आपका एंडिंग ऑन 16, पिछले साल का 4, करंट ईयर का 211, अगले साल का 8,000, टोटल 223 आ गया। देयर आर 450 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 500। ठीक है, यहां तक बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 450 मेरे बच्चे हैं और उनको मैंने 500 रुपए के हिसाब से फीस चार्ज किया है, करंट ईयर का इनकम हो गया। 4500 कहता है वेर अरियर फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन 31 2017 कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 एंड ऑल्सो शो द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। इट्स वेरी सिंपल। मैं जब भी मैं परेशान हो जाता हूं तो मेरे बच्चे मैं इसी डायग्राम को बनाता हूं। आप ध्यान दो, क्वेश्चन में जो करंट ईयर एंडिंग हो रहा है वो 31 मार्च 2017 को, तो पिछला साल जो आपको, मतलब इस साल की शुरुआत आपका कब से कब हो जाएगा? 1 2016। या तो ऐसे कर लो या इसको लिख दो पिछले साल का एंड 31 मार्च 2016। क्या फर्क पड़ता है? मीनिंग सेम है। हाँ, ये करंट ईयर जो है आपका 16-17 हो गया, और जो पिछला साल है मेरे बच्चे, पिछला साल वो यहाँ पे 15-16 हो गया, जो आपका 31 मार्च को एंड होगा। अगला साल अगर मैं बात करूं तो आपका 17-18 हो जाएगा। ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दिमाग में बस। अब कहता है क्वेश्चन के अंदर में कि आपने जो रिसीव किया, मैं यहां पे बताऊं, ये हमारा जो करंट ईयर है मेरे बच्चे, ये जो करंट ईयर है इसमें कहता है कि जो हमने रिसीव किया है, रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया मतलब जो पैसे आए हैं। एक तो कहता है कि जो साल 31 मार्च 2016 को खत्म होगा, मतलब 15-16 का, 15-16 का हमने कितना रिसीव कर लिया है? 4,000। फिर जो ईयर 31 मार्च 2017 को खत्म होगा, मतलब करंट ईयर का, यानी कि 16-17, ये आपका 2,11,000। और कहता है कि जो 31 मार्च 2018 को खत्म होगा, मतलब अगले साल का 17-18 का, वो कहता है कि 8,000। और टोटल कितना हो गया जी? 2,23,000। ये हमने रिसीव किया है, कोई बात नहीं। कहता है कि 450 मेंबर है और एनुअल कितना? 500। मतलब कि जो टोटल मेरा इनकम जो होगा, टोटल जो सब्सक्रिप्शन होगा, टोटल इनकम यानी कि सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, करंट ईयर मेरे बच्चे, करंट ईयर क्या है यहाँ पे? 16-17 है ना, 16-17। ये कितना बता रहा आपको यहाँ पे? तो ये तो मैं समझ गया कि 450 बच्चे और एक बच्चे से फीस में लेता हूं 500, तो मेरा इनकम कितना बन गया जी? 450 इंटू 500,
ये अमाउंट आ गया 2,25,000, 2,25,000 रुपए, 225, ये इनकम है। अब आगे सुनो क्या बता रहा है। 45 कहता है वेर इन अरियर फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, यानी कि इस साल का कहता है कि अरियर बकाया है। कब बकाया है? एट द बिगिनिंग ऑफ 17, मतलब यहां मेरे बच्चे, यानी कि वो कहता है कि आउटस्टैंडिंग जो यहां पे है, ध्यान से पढ़ो, कहता है कि पिछले साल का इस साल के स्टार्टिंग में जो बकाया है वो कहता है कि 4500 रुपीज का अमाउंट, 4500 रुपए। लो, और तो कुछ कहता ही नहीं है, तो ठीक है, बाकी बातें मैं ढूंढ लूंगा, ये कोई बड़ी बात थोड़ी। जरा बताओ पिछले साल कोई एडवांस रिसीव किया था क्या? वो नीचे कहीं बता रहा होगा, नहीं सर हमने पिछले साल कोई एडवांस रिसीव नहीं किया। तो ठीक है, मुझे 3 जगह पोस्टिंग करना है। एक आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, करंट ईयर क्या है जी? 16-17 का, ये रहा हमारा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक नाम आता है जिसको हम बोलते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। और मेरे बच्चे आप समझ गए हैं कि सब्सक्रिप्शन कितना आएगा जी? 225, मतलब जो करंट ईयर जिसको मैंने पढ़ाया, पैसा कभी भी आए। एक बैलेंस शीट मुझे बनाना है पिछले साल का एंड में, एज ऑन 31 मार्च 2016 मेरे बच्चे, 2016, ये पिछले साल के बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन की बातें हम रिकॉर्ड करेंगे। और एक बैलेंस शीट आप बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2017, मतलब इस साल के एंड में। ठीक है, अब मैं इसका ऑपरेशन शुरू करता हूं। ऑपरेशन, जरा बताओ पिछले साल कोई एडवांस रिसीव किया था क्या? क्या पिछले साल कोई एडवांस? नहीं सर, नहीं बता रहा है, तो फिर नील। अगर पिछले साल एडवांस होता तो पक्का एडजस्टमेंट में आपको बताता, जैसे ये बताया था, नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है, आप चेक करो इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग कितना है और इस साल के एंड में आपका एडवांस कितना। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन तो मुझे दिख गया, ये देखो जो हमने अगले साल का पैसा रिसीव किया वो साल के एंड में क्या बोला जाएगा? एडवांस, क्योंकि इसका बेनिफिट अगले साल दिया जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब मुद्दे की बात सुना। यहां देखो, यहां देखो, 45 में से हमने क्या किया है? 4000 रिसीव कर लिया। जो पिछले साल का 4500 बकाया था उसमें 4000 मिल गया, यानी कि आउटस्टैंडिंग जो आपका होगा इसमें से आपका कौन सी ईयर का? 15-16 का, 15-16, मतलब पिछले साल का अभी भी 500 का अमाउंट आपका है। पिछले साल का जो 45 था उसमें 4 ही तो मिला बच्चे, तो 500 रुपए अभी और रह गया। हमें यह पता करना है कि जो 16-17 यानी कि जो करंट ईयर है इसका कितना आउटस्टैंडिंग है, और उसको हम यहीं से पता करेंगे। अब जानते मैं क्या करूंगा, मुझे इसके 3 टुकड़े जानने होंगे। ये जो 2,25,000 है, या तो इसमें से कुछ पैसा रिसीव्ड यानी कि एडवांस रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, पिछले साल ही कुछ पैसा रिसीव किया होगा फॉर करंट ईयर। करंट ईयर यानी कि आपका 16-17, करंट ईयर का पैसा या तो 16-17 का पैसा पिछले साल आ गया होगा, या फिर रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का पैसा करंट ईयर में आया, या फिर मेरे बच्चे अभी आउटस्टैंडिंग है एट द एंड फॉर करंट ईयर, मतलब जो आपका 2,25,000 है। जरा बताओ इस 225 में पिछले साल कितना रिसीव किया था? कुछ भी नहीं, दिस इज नील। आप बताओ इस 225 में से आपने करंट ईयर में कितना रिसीव कर लिया? करंट ईयर का 2,11,000। इसका मतलब कि 225 में अगर इतना रिसीव किया तो अभी 14,000 मेरे बच्चे यहां रिसीव करना बाकी है। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, और ये आपका यहाँ पे 14,000 हमने लिख दिया। ध्यान रखना ये पिछले साल का जो बकाया था उसमें से 500 है, और इस बार ये करंट, तो टोटल बकाया कितना हो गया? 14,500। ये सिंप्लीफाई कर दिया हमने, ये सिंप्लीफाई कर दिया। वर्किंग नोट्स कैसे भी करो, आपको सॉल्यूशन में आपको बताना होगा कि भैया पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था पिछले साल, यहां पे वो अमाउंट कितना था? 4,500। पिछले साल जो हमने एडवांस रिसीव किया था, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था? नील अमाउंट। मेरे बच्चे इस साल जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप समझाना एग्जामिनर को कि भैया 15-16 वाला 500 और करंट ईयर यानी कि 16-17 वाला 14,000, तो टोटल कितना हो गया? 14,500। और जो एडवांस है मेरे बच्चे, एडवांस सब्सक्रिप्शन
वो आपका इस बार कितना है जी 8000, जो हमने इस साल रिसीव किया। हो गई बात है, बैलेंस शीट टैली थोड़ा ही करना है, हम तो बस उनको एक्सट्रैक्ट दिखा रहे हैं कि आखिर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए हम लोग, खासकर हम लोग, इन सब चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ सर, और कुछ? हाँ बच्चे, अभी तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। एक आ जाओ जरा यहाँ पे, 32 क्वेश्चन, 32। आज तो बस बोर करूंगा क्योंकि ये बातें आप जानते हैं, इसमें कोई भी नयापन नहीं है। मैंने क्लास की शुरुआत ही, याद कीजिए, मैंने यहीं से किया था, एंड भी मैं यहीं पे लाके खत्म करूंगा। आप बार बार इसका रिवीजन करो, बार बार, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स आपको देके जाएंगे। आइए जरा मैं आपको यहां बताऊं, क्वेश्चन नंबर आप 32 करेंगे मेरे साथ यहां पे, तो सॉल्यूशन आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 का। सुनिए मेरी बात ध्यान से, क्या बता रहा है 32 क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग आपका इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। ये कहता है कि जरा बताओ कितना आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहता है 1 अप्रैल 2018 को इतना है। आपका क्रेडिटर्स कहता है आपका ओपनिंग में इतने हैं। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 आपका 1,08,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहता है कि 31 मार्च 2019 को 5, और क्रेडिटर्स कहता है कि आपका यहाँ पे 13,000। ऑल्सो शो द अबव आइटम्स इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो ये तो आपसे जो पूछ रहा है वही बताएंगे हम, इसके साथ साथ आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बता देंगे। आओ जरा मैं आपको बताऊं, ये हम लोग स्टेशनरी के बारे में पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। तो एक तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन कब जी 31 मार्च 2019 आपका। तो ये लीजिए, हमने यहां पे काम पूरा किया, ये मैंने काम पूरा किया। आपको यहाँ पे हमें निकालना होता है, आप जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितना यहाँ पे कंज्यूम्ड हो गया। खैर वो देख लेंगे बाद में, पहले बैलेंस शीट में बना दूं एज ऑन 31 मार्च 2018, मतलब पिछले साल के एंड का बैलेंस शीट। और मेरे बच्चे इस साल के एंड का बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये आपको ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में नहीं पूछ रहा, तो कोई बात नहीं, ना पूछे तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं सिखा रहा हूं तो मैं वो भी बना दूंगा, क्या जाता है। और आपको क्लैरिटी लाने के लिए मैं क्या करता हूं, हमेशा मैंने कहा कि पहले आप बैलेंस शीट की बातें कर लेना। मतलब ये रहा 31 मार्च 2019 और ये 31 मार्च 2018। पढ़ो क्या क्या बता रहा है मेरे बच्चे। कहता है कि यहां आपका जो स्टॉक है स्टेशनरी का, वो कहता है कि 30,000 है। क्रेडिटर्स जो आपके हैं स्टेशनरी के, क्रेडिटर्स यहां पे वो कहता है आपका 20,000 का अमाउंट है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, मतलब पूरे साल में जो हमने अमाउंट पे किया है स्टेशनरी के लिए, वो कहता है आपका 1,08,000, जो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में होता था 1,08,000। फिर स्टॉक कहता है स्टेशनरी का जो एंड में बच गया है वो 5,000, और कहता है क्रेडिटर्स जो आपके पास एंड में बच गए हैं वो कहता है आपका 13,000। बस ये क्या है बकवास। हमने इससे बड़े बड़े क्वेश्चन किए मेरे बच्चे, बड़े बड़े क्वेश्चन हमने तो एडवांस भी किया था, आपको याद होगा। खैर चलिए कोई बात नहीं, मैं काम करता हूं, पहले मैं बैलेंस शीट की बात कर लूं। तो ओपनिंग में यानी कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये आपका कितना बता रहा है जी, स्टेशनरी आपका 30,000। और जो क्रेडिटर्स है मेरे बच्चे स्टार्टिंग में, यानी कि क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो कितना बता रहा है 20,000। उसी तरीके से स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो आपका एंड में है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपका जो एंड में है वो कहता है कि 5,000, और आपका जो क्रेडिटर्स एंड में है फॉर स्टेशनरी
ये कितना बता रहा है? 13,000। ये मार्कर बदमाश हो गया है, नहीं चलता। दूसरा ले तो, बहुत सारे मार्कर मेरे पास है, मैं धनी हूं मार्कर का। तो 5 और यहाँ पे 13 आपका, ठीक है ना। अब मुझे मेरे बच्चे ये निकालना कि कंज्यूम्ड कितना हुआ। कंज्यूम निकालने के लिए पहले आपको, क्योंकि क्रेडिटर्स दे रहा है, तो आपको क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाकर आपको ये पता करना होगा कि आखिर आपने परचेज कितना किया है। और क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, दे हैव क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज, यानी कि कितना जी? 20,000। जो क्रेडिटर्स है मेरे बच्चे, उनका टू बैलेंस सीडी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस कितना बता रहा आपको यहाँ पे? 13,000। देखो ना, हमने अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी मतलब क्रेडिटर्स को जो पे किया 1,08,000। तो बताओ क्रेडिटर्स को पे करने से क्रेडिटर्स बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे? सर डिक्रीज, कम होगा, यानी कि टू बैंक। अगर लायबिलिटी का मैं पेमेंट कर दूं तो कम हो जाएगा, कितना जी? 1,08,000। खत्म होगी बात, क्लोज करो आप इसको। 121 माइनस 20 यानी कि 1,01,000। अरे 1,01,000 से क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ गए? यानी कि हमने स्टेशनरी परचेज किया होगा, बाय स्टेशनरी, ब्रैकेट में परचेज्ड। ब्रैकेट वाली बातें समझाने के लिए है। और ये आया कैसे? बैलेंसिंग फिगर से। हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला अकाउंट का, तो आपका आ गया 1,01,000। और अब हम यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे मेरे बच्चे, इस बात को पता करने के लिए कि हमने कंज्यूम कितना किया है। स्टॉक आपका एसेट्स है, और आप जानते हैं कि एसेट्स का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है, 30,000। इस स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी कितना है जी? 5,000, 5,000 रुपए। मेरे बच्चे आपने स्टेशनरी परचेज किया तो स्टॉक बढ़ेगा, यानी कि आप यहां लेकर आएंगे, यहां बोला बाय स्टेशनरी, तो इसमें बोलेंगे टू क्रेडिटर्स, क्रॉस पोस्टिंग, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। हमने क्रेडिटर्स से स्टेशनरी परचेज किया है 1,01,000 का, तो सोचो ना 30 प्लस ये 131 हो गया। आप बताओ 1,31,000 में से 5 बच गया तो कितना हो गया? 126, 1,26,000 रुपये। और इसको बोलेंगे आप यहाँ पे क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि यही वो आपका अमाउंट है जो आपने कंज्यूम किया होगा, कंज्यूम्ड जो आपने यूज किया होगा। इट्स आवर बैलेंसिंग फिगर है ना। स्टेशनरी इतने से कंज्यूम्ड हो गया और वो 126 आपका यहाँ चला जाएगा। समझ लो मेरी बात ना। सर ये बात आप दोबारा क्यों करा रहे हो? आप जानते हो मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आपका माइंड ब्रशअप हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले आपको करा चुका हूं मेरे बच्चे, बिल्कुल स्टार्टिंग में। बट कोई बात नहीं, हम लोग सीख रहे हैं और अच्छा सीख रहे हैं और बहुत अच्छा सीखेंगे तो बहुत अच्छे में सारी बातें खत्म करेंगे। मैं तो कुछ छोड़ने वाला ही नहीं, जो होगा देख लेंगे। आपको गुस्सा करना है करो, नहीं करना मत करो, मैं तो सब कुछ कराऊंगा। लो मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा दो सर। हाँ अब चला आ जाओ 32 के बाद एक क्वेश्चन और प्रैक्टिकली हम देखेंगे। 33 क्वेश्चन आपके बुक का 33 क्वेश्चन क्या बताता है आपका? 33 क्वेश्चन। तो मेरे बच्चे 33 क्वेश्चन को मैं थोड़ा पहले बोर्ड को और साफ कर लूं, भीगा हुआ है अभी। ये लीजिए। हाँ जी बच्चों, एक शॉर्ट ब्रेक वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, चाहे मेरे रेगुलर क्लास के लेक्चर है, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर्स है, उन सब का मैंने पीडीएफ मेरे बच्चे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप वहां से डाउनलोड करके आप उसे स्टडी कर रहे हैं या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेरी ये जो बुक है, हार्ड बुक 11th क्लास या 12th क्लास का, आप इसको मंगाए अपने पास। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे मैं आपके घर में इस बुक को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं और मेरी सीओसी टीम। मेरे बच्चे इस बुक को आपके पास रहने से ये फ़ायदा है कि जो भी लेक्चर्स आप मेरे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर हो, चाहे वो आपका जो रेगुलर क्लास के लेक्चर है, उन सबको आप यहाँ पे नोट डाउन कर पाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, चाहे वो आपके टी.एस. गिरवाल जी की बुक हो, चाहे वो डी.के. गोयल जी की बुक हो, उन सबके जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं।
यही नहीं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं या फ्यूचर में जो बन सकता है मेरे बच्चे, उन सबको मैंने कवर किया हुआ है। जिन क्वेश्चंस को मैं आपके रेगुलर क्लास में या रिवीजन लेक्चर में मैं प्रैक्टिस कराता हूं क्लास के अंदर में, उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ कि होमवर्क में आपने करना है, उन सबका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपके एग्जाम में आने वाला एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल को मेरे बच्चे इस बुक के अंदर में कवर किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में जो आपका डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिख रहे हैं, आप इस पर कॉल करें। मेरी COC टीम आपके घर में नॉमिनल चार्ज पे इन बुक को डिलीवर करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आइए आगे बढ़ते, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू। ये जो आपका 33 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए आज की क्लास का। फिर हम थ्योरी में जाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट दैट विल बी शोन अगेंस्ट स्टेशनरी अकाउंट इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। ये कहता है क्रेडिटर्स है फॉर स्टेशनरी, स्टॉक बता रहा, वैसी बातें हैं। नया क्या है सर? नीचे कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स आपका 56,800। स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर was 20% ऑफ टोटल परचेज। ये एक नया चीज डाल दिया, बट ये भी पॉइंट मैंने पहले कराया हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया आपके लिए होगा। हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 का। मेरे बच्चे ये कहता है, ये डायग्राम रहा आपका, ये रहा डायग्राम। क्वेश्चन में ईयर एंडिंग जो हो रहा है 31 मार्च 2018, पिछला साल आपका 31 मार्च 2017, मतलब करंट ईयर हो गया 17-18 आपका। कहता है कि यहाँ पे 31 मार्च 2017 कहता है या 1 अप्रैल 2017, मीनिंग सेम है। यहां कहता है कि जो क्रेडिटर्स आपके हैं स्टेशनरी के वो 4600। क्रेडिटर्स जो हमारे यहां पे हैं, क्रेडिटर्स जो आपका एंड में है वो कहता है कि 11,800। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यानी कि जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है वो यहाँ पे 15,000 का है। और मेरे बच्चे स्टॉक जो आपका यहाँ पे है स्टेशनरी का वो 30,400 का है। ध्यान देने वाली बात है कि ड्यूरिंग द ईयर, ये जो करंट ईयर है ड्यूरिंग द ईयर, ये कहता है कि एक तो हमने क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किया है, मतलब पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जो हमने क्रेडिटर्स को पे किया है, कौन सा क्रेडिटर? स्टेशनरी वाले, वो कहता है कि 56,800 है। और कहता है कि हमने कैश परचेज भी किया है। कैश परचेज मतलब कैश पे, क्रेडिट पे नहीं, कैश पे। उसने कहा है कि 20% ध्यान से ऑफ टोटल परचेज। यहां एक छोटा सा मैथमेटिक्स है, इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं, अदरवाइज कुछ खास दम नहीं है मेरे बच्चे। बोलता है कि जरा बताओ आप यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाएंगे, मतलब कंज्यूम्ड निकालना है आपको। यहाँ पे बैलेंस शीट के बारे में नहीं पूछ रहा है, बैलेंस शीट में पता है ये ओपनिंग या क्लोजिंग हो जाता। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाएंगे उसमें सिर्फ आपको ये बताना है यहाँ पे कि आपका जो स्टेशनरी है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड यहाँ पे कितना आएगा, कितना यूज किया। तो आप जानते हैं, पहले काम करते हैं हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बना लेते हैं। इससे हमें यह पता चलेगा कि स्टेशनरी हमने क्रेडिट पे कितना परचेज किया है, क्रेडिट पे, है ना बच्चे। लायबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस पीडी, कितना है जो ओपनिंग बैलेंस 4600। पर बच्चे टू बैलेंस सीडी आपका क्रेडिटर्स एंड में कितने 11,800। और देखो ना, हमने इतना क्रेडिटर्स को पे किया, तो क्रेडिटर्स को पे करने से टू कैश या टू बैंक कितना 56,800, कुछ भी लिख सकते हैं, टू कैश टू कैश बैंक। ये कैश परचेज यहां नहीं आएगा मेरे बच्चे, क्रेडिटर्स अकाउंट है, तो आपका निकल के आ गया बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी यानी कि आपका क्रेडिट परचेज जो है, क्रेडिट परचेज आपका वो निकल के आ गया, क्योंकि कैश परचेज भी है यहाँ पे, तो क्रेडिट परचेज बोल रहा हूं मैं इसको। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है एक्चुअली। कितना निकल के आया चेक करो जरा यहाँ पे कितना निकल के आया 56,800 प्लस 11,800
माइनस आपका 4600, ये आ गया मेरे बच्चे 64,000 का। 64,000 का हमने परचेज किया क्रेडिट पे। मैं लिखता हूं यहां पे कि जो आपका क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी, आपने स्टेशनरी जो परचेज किया क्रेडिट पे वो कितना आ गया 64,000। फिर बच्चे कैश परचेज भी हुआ है, कैश परचेज जो है वो भी आपका हुआ है, कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी, और ये जो आपका कैश परचेज हुआ है वो कितना बता रहा है 20% ऑफ टोटल परचेज। ओहो, ये तो टोटल परचेज का कहता है कि 20%, हमें तो टोटल पता ही नहीं है, हमें तो क्रेडिट परचेज पता है। कोई बात नहीं, हम इक्वेशन को चेंज करेंगे। देखो मैंने कई बार समझाया, दोबारा समझाता हूं। इस रेशियो का मतलब क्या है, कैश परचेज आपका 20 रुपीज का, जब टोटल परचेज आपका 100 का। तो सोचो ना, अगर टोटल परचेज, ये इक्वेशन बना रहा हूं मैं यहां पे, 100 रुपए का होता है और कैश परचेज इसमें से 20 है मेरे बच्चे, तो फिर आपका जो क्रेडिट परचेज होगा, क्रेडिट परचेज वो कितना हो जाएगा 80 का। 100 का अगर टोटल परचेज है, उस 100 में 20 आपका कैश, तो बाकी क्या हो गया क्रेडिट पे आपका हो गया। अब मैं निकाल सकता हूं कि हमारा कैश परचेज कितना है। देखो कैसे, ये 64,000 जो पहले फिगर पता है उसको लिख दो। अब जरा बताओ ये 64 क्रेडिट परचेज इनमें से किसके बराबर है? फिर क्रेडिट परचेज है, इस 80 के बराबर है, जिसके बराबर उससे डिवाइड। जो निकालना है कैश परचेज ना, तो उसके रेशियो से मल्टीप्लाई, जिसके बराबर हम उससे डिवाइड करते हैं, जो निकालना होता है मल्टीप्लाई करते हैं। आपके सर पता क्या सिखाएंगे स्कूल में, 1/5 आपका, ये 1/5 हो गया ना, 1/5, 1/5 टोटल पे, तो 1/4 कर दो। वो क्यों कर दो मैं वही सिखा रहा हूं, 1/4 ये निकल के आएगा 1/4, वो रीजन बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो आप बच्चों से आगे रहोगे। कितना हो गया 16,000 का अमाउंट। मेरे बच्चे अब जरा देखो यहां पे, अब हम लोग क्या करेंगे, कैश परचेज पता चल गया। अब जल्दी से बिना देर किए बगैर आप बनाओ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, और यहां से बातें क्लियर हो जाएंगी। हमारा जो स्टॉक है यानी कि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है 15,000। यहां देख लो, आप लिखा था हमने, एसेट्स है, बढ़ना डेबिट घटना क्रेडिट। मेरे बच्चे 64,000 का आपने स्टेशनरी क्रेडिट पे परचेज किया है, तो 2 क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से हमने लिया है 64,000 का, और कैश पे लिया 2 कैश अकाउंट, कितना जी आपका 16,000 का। इसमें से कहता है कि अभी स्टेशनरी जो एंड में बच गया है वो कितना है जी 30,400, इतना बच गया। तो बताओ जरा कि ये 64,000 प्लस 16 80, ये 95 हो गया। 95,000 में से अगर 95 में से अगर हमारे पास 30,400 बच गया है, तो हमने कंज्यूम कितना किया 64,600। ये हमने कंज्यूम किया मेरे बच्चे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, और यही 64,600 आप यहां पे क्या करेंगे रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब कॉन्सेप्ट नया नहीं हो सकता, बातें तरह तरह से कर सकता है, और आप वो काम कर जाएंगे मेरे बच्चे। अब सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, जो क्वेश्चन मैंने 1-2 छोड़े हैं वो आपसे बन जाएंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हुआ कॉन्सेप्ट में। आप एग्जाम में दूसरों से भी आगे रहोगे, ये तो विश्वास दिलाता हूं। बस आप पूरी क्लास को तरीके से फॉलो कर लो। हाँ, एक चीज और बता दूं, मैंने पहले वाली क्लास में सिखाया है कि डोनेशन जो होता है, अगर वो जनरल है और बड़े अमाउंट का तो हम कैपिटलाइज करते हैं, छोटे अमाउंट का तो हम मानते हैं रेवेन्यू नेचर का। मैंने आपको समझाया हुआ है, लेकिन मुझे वो सबके लिए समझाया था। जब बड़े हो जाओगे तो वहां तक आप सीखोगे। आप छोटे बच्चे हो तो आपकी बुक पता क्या बोलती है कि यार डोनेशन जब भी जनरल होगा तो आप उसको रेवेन्यू मान लेना। तो कोई बात नहीं, हम अभी छोटे बच्चे हैं, तो हमें एग्जाम में क्या लिखना है, डोनेशन अगर आपका छोटा डोनेशन जनरल होता है तो रेवेन्यू, अगर स्पेसिफिक तो कैपिटल। ऐसे कॉन्सेप्ट एक्चुअली वही है जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, वो जो कृष्ण भगवान की कहानी नहीं सुनाई थी, वो जब बड़े आप हो जाओगे तो वही पढ़ोगे आप।
ठीक है ना। अब जरा थ्योरी में अब हम आते हैं इस चैप्टर को अंत करने के प्रोसेस में। थ्योरी तो ऑलमोस्ट सारी थ्योरी हम लोग समझ चुके हैं बच्चे, चैप्टर के साथ ही इतने जो हमने काम किया उसमें सारी बातें समझ में आ गई हैं। फिर भी मैं काम करता हूं, मैं आपको थ्योरी आपको बताऊं। आप जरा अपने बुक में स्टार्टिंग में चेक करो, आप स्टार्टिंग में डिफरेंसेस दिया हुआ है। पहले मैं आपको डिफरेंसेस बताऊं। पहले आप निकालिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी एक डिफरेंस पहले आप चेक करेंगे मेरे साथ, रिसीट्स एंड पेमेंट में, और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एग्जाम में आता, मैं लिखाऊंगा नहीं, सब कुछ मैंने बुक में दिया हुआ है, मेरे काम बस समझाना है मेरे बच्चे। लिखना कैसे है, क्या लिखना है, सब बुक में मैंने दिया हुआ है। पहले मेरी बात सुनो, एग्जाम में आ जाए कि जरा बताओ रिसीट्स एंड पेमेंट में और इनकम एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है। कुछ फर्क तो आप अपने आप समझ चुके हैं, क्या क्या फर्क है जी। आइए जरा मैं लिखूं, मैं अपने दिमाग में, आप लिखना नहीं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ये जस्ट लाइक आपका कैश अकाउंट है, ये जस्ट लाइक आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब शुरू हो, इसमें क्या करते हैं हम लोग, आपका सिर्फ कैश का रिसिप्ट और कैश का पेमेंट रिसीव करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं जी, हमारे जो आपके जो एक्सपेंसेज हैं और जो हमारे इनकम है वो रिकॉर्ड करते हैं, चाहे कैश में आया हो चाहे वो नॉन कैश, चाहे कैश में ना आया हो। याद है ना, यहां पे सिर्फ कैश की बात है, और यहां पे कैश हो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, सब यहां पे आता था मेरे बच्चे। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आप रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के आइटम को रिकॉर्ड करते हो। यहां पे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि कैपिटल नेचर बैलेंस शीट में चला जाता है। मैंने बातें बताई हुई है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो साइड होते हैं इसको हम रिसीट्स कहते हैं, इधर हम पेमेंट कहते हैं। ये भी एक डिफरेंसेज है। यहां पे क्या होगा जी, इसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, इसको हम इनकम कहते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो कैश बैंक के साथ शुरू होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस किसी के साथ शुरू नहीं होता। ये तो इस साल के एक्सपेंस इनकम को हम दिखाते हैं। बोला है ना मैंने, सर हाँ सर हाँ। पर बच्चे ये आप और डिफरेंसेज बनाओ ना। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्लोजिंग कैश या फिर क्लोजिंग बैंक होता है। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा। ऐसे कई सारे डिफरेंसेज बना सकते हैं, जरा पढ़ लो। हाँ एक चीज और, आप इसमें आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करते, बट डेप्रिसिएशन यहां रिकॉर्ड होता है क्योंकि नॉन कैश है, यहां तो कोई आ ही नहीं सकता यहां पे। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेज है मेरे बच्चे, बहुत सारे। आप देखो ना, मैंने कितने बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7, बुक में आपके 8 दिए में, पढ़ लो क्या क्या है। पहला कहता है कि भैया पर्पस क्या है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, तो कैश बैंक एंड में पता करना। उसका पर्पस क्या है जी, तो आपका सरप्लस या डेफिसिट को पता करना। नेचर में कहता है कि भैया रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, और वो क्या है जी, नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंस इनकम को रिकॉर्ड करता है। जस्ट लाइक वो कह रहा है प्रॉफिट लॉस है, मैंने बताया था जस्ट लाइक कैश अकाउंट वो प्रॉफिट लॉस। रिसिट्स पेमेंट में डेबिट में आप रिसिट्स क्रेडिट में पेमेंट लिखते हैं, वहां पर डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में इनकम दिखाते हैं। इसमें जो बैलेंस आएगा ओपनिंग कैश इन हैंड से शुरू होगा बैंक से, उसमें कोई ऐसा नहीं होता। कैपिटल रेवेन्यू, रिसिट्स पेमेंट में कैपिटल रेवेन्यू दोनों की रिकॉर्डिंग होती है, उसमें सिर्फ आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। कंटेंट आपका इसमें कैश की रिकॉर्डिंग होती है, चाहे वो कैश पिछले साल का हो, इस साल का हो, चाहे अगले साल का हो, लेकिन इसमें सिर्फ करंट ईयर की बातें उठती है। ये भी एक डिफरेंस है आपका है। इसमें जो कैश का आना जाना, चाहे पिछले साल का कैश आया हो, चाहे इस साल का, चाहे अगले साल के नाम पे, जो भी इस साल कैश आया सब रिकॉर्ड होगा, बट यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर की बातें होती है। और बाकी बातें आप जानते हैं, बाकी बातें जानते हैं मेरे बच्चे, मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा। ठीक इसी के ऊपर में आपका यहाँ पे डिफरेंस है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो 2-3 डिफरेंस तो मुझे ऐसे दिख गया। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको रेड से ले लेता हूं, इसको हटा के। अगर कोई कहता है मैं ऐसे ही, मतलब मैं अभी रटू क्यों, पहले समझो क्यों ना डिफरेंस में दिमाग में खुद बैठा लूं क्या क्या हो सकता है। अगर कोई कहता है कि जरा बताओ कि आपका रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिट्स पेमेंट में सॉरी आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंड प्रॉफिट लॉस में क्या फर्क है। पहला फर्क, ये एनपीओ बनाते हैं, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बच्चे वो बनाते हैं।
पहला डिफरेंस। दूसरा, इसका जो आपका साइड होता है, यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर और यहाँ पे हम इनकम लिखते हैं, बट इसके साइड में हम यहाँ पे आपका एक्सपेंस और यहाँ पे इनकम लिखते हैं। यहाँ पे आपका एक्सपेंस, यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं। आप जानते हैं इस बात को। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है, इसका जो बैलेंसिंग फिगर है, ये आपका सरप्लस या फिर डेफिसिट लेकर आता है। इसका बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या फिर लॉस लेकर आता है। यही तो डिफरेंसेज होते हैं। हाँ, तो ये डिफरेंसेज आपका यहाँ पे है। वही चीज आपको दिया, कुछ नया नहीं है, आप देख लो, आपको वही बातें निकल के आएंगी। हाँ, इनकम जो एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है मेरे बच्चे, ये हम आपका क्या करते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से बनाते हैं। और इनका जो होता है वो हम ट्रायल बैलेंस के हेल्प से बनाते हैं। मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं, अभी अब छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो आप सीखेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से भी बनता है और ट्रायल बैलेंस के हेल्प से भी बनता है मेरे बच्चे। जो बड़े बड़े एनजीओ है ना, बड़े बड़े एनपीओ, वो प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं, तो उनका ट्रायल बैलेंस होता है, उससे हम बनाते हैं। जो अभी आप नहीं सीखेंगे, बड़े होंगे तब सीखेंगे। और जो आपके छोटे छोटे जो एनपीओ होते हैं, वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और इसी से क्या बना लेते हैं, आगे की अकाउंटिंग आपका। तो आप बताएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और प्रॉफिट लॉस में डिफरेंस, कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से भी बन सकता है और ट्रायल बैलेंस के हेल्प से भी बन सकता है, लेकिन प्रॉफिट लॉस हमेशा ट्रायल बैलेंस के हेल्प से ही बनेगा, क्योंकि यहाँ कैश अकाउंट या रिसीट्स पेमेंट अकाउंट के हेल्प से हम नहीं बनाते मेरे बच्चे। ये भी डिफरेंसेज आपका हो गया। आपको लिखना होगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा, रटना होगा। रटना मतलब समझ के रटना। मैं रट्टाफिकेशन में विश्वास नहीं करता, आप जानते हैं इस बात को। एक और डिफरेंस है आपका यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के बीच में। ये तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ये बताया। उसी तरीके से मेरे बच्चे आपका एक डिफरेंस होता है यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश अकाउंट या कैश बुक के बीच में। कैश अकाउंट ले लेते हैं हम यहाँ पे। ये पहला, ये तो एनपीओ बनाता है और ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, पहला डिफरेंस, ठीक है ना। दूसरा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इसको हम क्या बोलते हैं, रिसीट्स, और इसको क्या बोलते हैं, पेमेंट। लेकिन कैश अकाउंट में इसको हम बोलते हैं डेबिट और इसको बोलते हैं हम क्रेडिट। साइड का नाम क्या होता है, डेबिट क्रेडिट आपका होता है। डेबिट यानी कि डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड आपका, ठीक है ना। एक तो ये निकल के आ गया। बच्चे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो हम बनाते हैं, इसमें कोई भी डेट कॉलम नहीं होता। ये जो कैश बुक होता है, इसमें आपका डेट कॉलम होता है, डेट कॉलम के साथ। इसमें लेजर फोलियो कॉलम नहीं होता, इसमें लेजर फोलियो कॉलम होता है। एक चीज और ध्यान रखना, जो अभी आपको नहीं बताया, ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं इंटरनली जा रहा हूं, अंदर में कुछ समझा रहा हूं। पता है, ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है ना बच्चे, ये भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। एनपीओ भी पहले अपना कैश बुक बनाती है, कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में जो उन्होंने एंट्री किया है उनका समरी लिखती है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या बता रहा हूं, जो आपके थ्योरी में रेलिवेंट है, प्रैक्टिकली रेलिवेंट अभी नहीं है। एनपीओ क्या करती है कि पहले अपना कैश बुक बनाती है और कैश बुक को का जो समराइज फॉर्म है उसी को लिखती है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन यहां पे क्या होता है जी, ये आपका पूरे साल का कैश अकाउंट ही बनाते हैं, ये कोई आपका समरी तैयार नहीं करते। आप पढ़ो ना यहाँ पे क्या बता रहा है, पढ़िए मेरे साथ। आपका यहाँ पे रिसीट्स पेमेंट और कैश बुक में क्या फर्क है। पहला डिफरेंस, इट इज ए समरी ऑफ कैश बुक। मेरे बच्चे, जो कैश बुक पूरे साल मेंटेन होता है उसका समरी है रिसीट्स पेमेंट अकाउंट, तभी इसमें डेट कॉलम नहीं होता, क्योंकि समरी है ये। एंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश, ये किससे बनता है, कैश बुक से बनता है। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बस थोड़ा समझ के रख लो। इसका जब बड़े हो जाओगे तब वहां पे ज्यादा समझाऊंगा मैं आपको। लेकिन कैश बुक में क्या बता रहा जी, ये आपका रिसीट्स एंड पेमेंट का ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, मतलब ये सिंपली कैश अकाउंट है जो डेट वाइज होता है। दूसरा कहता है रिसीट्स पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। एंड में क्यों बनता है, क्योंकि जो पूरे साल आपने कैश बुक मेंटेन किया उसका समरी है मेरे बच्चे, जो एंड में बनाया जाता है। लेकिन कैश बुक डेली बेसिस पे बनता है, पर डे। फिर कहता है रिसीट्स पेमेंट में कोई आपका डेट नहीं लिखा होता, लेकिन कैश बुक में लिखा होता है। रिसीट्स पेमेंट एनपीओ बनाते हैं, वो प्रॉफिट वाले बनाते हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि रिसीट्स पेमेंट में डेबिट साइड में रिसीट्स, क्रेडिट में पेमेंट, और कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट में क्रेडिट साइड होता है। लेजर फोलियो दोनों में आपका, इसमें रिसीट्स पेमेंट में नहीं होता बट उसमें होता है। ये बातें मैंने आपको बता दी।
मैं और ढूंढ लूं, शायद कोई डिफरेंसेज मुझे मिल जाए। और आपका हाँ, एक और डिफरेंस है जी कि नॉन प्रॉफिट में और प्रॉफिट वालों में क्या फर्क है, आप बताना। नॉन प्रॉफिट वाले वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं दूसरे वाले। एनपीओ बनाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एनपीओ में लिमिटेड अकाउंटिंग होती है, वहां पे प्रॉपर अकाउंटिंग होती है, बताना आप यहाँ पे। और बताना कि एनपीओ में जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो सरप्लस या डेफिसिट कहा जाता है, वहां पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहा जाता है। ये सारी बातें यहाँ पे आपको मैंने बता दी है। आप इसको एक बात आपको पूछना चाहिए था मुझसे कि सर एनपीओ में जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम यहाँ पे कैपिटल के जगह पे कैपिटल फंड क्यों लिखते हैं। ये भी एक डिफरेंस है बच्चे, एनपीओ में और आपका प्रॉफिट वाले बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं जी, यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं। ये भी फर्क समझ लो। ये जो प्रॉफिट वाले हैं ना, कैपिटल ये इसलिए लिखते हैं बच्चे क्योंकि एक ओनर कंट्रीब्यूट करता है, एक ओनर, दो ओनर, चार, पांच, जितने भी ओनर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इनके अंदर जो पैसा है वो कोई ओनर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। ये आपका क्या होता है, जैसे कि वो आपका जैसे मेंबर जो होते हैं इसके एनपीओ के, हमारा जो आपका आईसीएआई है, सीए इंस्टीट्यूट या सीएमए या सीएस, ये इन सब के मेंबर पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कंट्रीब्यूशन से कैपिटल फंड बनता है। तो यहाँ पे कोई ओनर नहीं होता, यहाँ पे मेंबर होते हैं, वो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, उसे कैपिटल फंड कहते हैं। वो याद कीजिए, मैंने एक क्वेश्चन कराया था पिछली क्लास में शायद, कि जैसे डोनेशन फॉर था, वो नाम मैं भूल गया, डोनेशन फॉर आपका हमने लिया था जी, मैं निकाल लूं उस क्वेश्चन को जरा। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 29 निकालो ना, मैं आपको वहां कुछ समझा दूं। 29 निकालिए आप, सन मिल गया। तो देखो 29 में एक था डोनेशन फॉर मेडिकल कैंप। ये जो डोनेशन हमारे पास आते हैं मेरे बच्चे, ये जो पैसे आते हैं, हमने क्या किया था, बैलेंस शीट में अलग दिखाया था। आप चाहो तो कैपिटल फंड में ही ऐड कर दो। अगर कोई स्पेसिफिक पैसा आपको मिला है और पर्पस पूरा हो गया, तुम कैपिटल फंड में ऐड कर सकते हैं। समझे मेरी बात, क्योंकि कैपिटल फंड इससे बढ़ता है, जो डोनेशन आते हैं, जो मेंबर्स से पैसा आता है, जो हमारे पास आपका मतलब ये जो चीजें आती है उनसे मिलकर कैपिटल फंड मिला हुआ है। तो मैं बता दूं, प्रॉफिट वाले में कैपिटल वर्ड होता है, इनमें कैपिटल फंड होता है, क्योंकि यहाँ ओनर का कंट्रीब्यूशन है और ये मेंबर का कंट्रीब्यूशन है। मेंबर और ओनर दोनों अलग होते हैं, उनको भी हमें यहाँ पे बताना पड़ता है। बाकी मैंने सारी बातें आपको समझाई दी हैं। इसके बाद जो थ्योरी मैंने बुक में छोड़ी हुई वो भी आपको पढ़ जाना मेरे बच्चे, क्योंकि थ्योरी आप इग्नोर करेंगे तो आप 100 मार्क्स नहीं ले सकते। और जितनी थ्योरी अब आपकी बुक में है, उन सारी थ्योरी को मैंने कभी ना कभी बीच में क्लास में आपको समझाया हुआ है। वो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसके बारे में वो सारी बातें मैंने बुक में दी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने थ्योरी मैं समझाता हूं और जो नहीं समझाता लेकिन मेरी बुक में, वो सारे आपको पढ़ जाने, एग्जाम में उसी से आएगा। और ये भी बता दूं, जो थ्योरी मैं नहीं समझाता वो पक्का है कि आपको मैंने कभी ना कभी प्रैक्टिकली उसको मैंने समझाया हुआ है। ऑनरेरियम क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया है। आपका बस सारी बातें तो मुझे अब दिख गई, मैंने सब बता दिया मेरे बच्चे। हम इस चैप्टर को यहीं पे एंड करेंगे, मैं चैप्टर को यहीं पे एंड करूंगा, लेकिन इसके बाद भी मैं 1 या 2 लेक्चर आपको भेजूंगा, मतलब कंफर्म भेजूंगा। आप उसको पढ़ना, थोड़ा सा हाई लेवल है, लेकिन उसके पढ़ने से, मैंने क्वेश्चन भी आपके बुक में डाला उसके बारे में, उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट बहुत हद तक स्ट्रांग हो जाएंगे। एग्जाम का एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आप वो कर जाएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे बच्चे। चलिए आगे 2 क्लासेज, मेरा फॉर्मली लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन 2 क्लासेज मैंने और वहां पे डाला हुआ है। आप ये मत पूछना कि सर इसका तीसरा लेक्चर, आगे का लेक्चर क्या है, वो लेक्चर नहीं मिलेगा। बस टू द मैक्सिमम 2 लेक्चर ही मैं आगे आपको डाल के दूंगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट। जब आप और बड़े हो जाएंगे तो मैं और बड़ी बड़ी बातें आपके साथ करूंगा। तब तक मेरे बच्चे, अब आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। अगले 2 लेक्चर के बाद हम नए चैप्टर में आपके साथ एंट्री करेंगे। बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है मेरी जो क्लासेज आपके पास हैं, चाहे वो मेरे चैनल पे है चाहे मेरे ऐप पे, आप बेहतर तरीके से स्टडी कर रहे हैं एंड बहुत 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 मस्त तरीके से आप इन डेप्थ कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आप तैयारी सिर्फ 11-12 क्लास की नहीं कर रहे मेरे बच्चे। इसके बाद चाहे आप सीए करें, सीएमए करें, सीएस करें, बीकॉम करें, उन सब में आप मेरी सिरदर्दी कम कर रहे हैं। जब बच्चे 11-12 क्लास के बाद आते हैं सीए, सीएमए, सीएस, बीकॉम करने के लिए, हमारे पास तो मैं देखता हूँ कि यार उनका कोई नॉलेज ही नहीं है, वो बदमाश बच्चे, उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी विजन के साथ मेरे बच्चे कि मैं अपनी सिरदर्दी फ्यूचर में कम करूं, इसीलिए मैंने 11-12 क्लास की आपकी क्लासेज एट 0 कॉस्ट आपको प्रोवाइड की है।
आप पढ़ें और आप लाइफ को एंजॉय करें और बिलीव करें कि मैंने एक ही कसम खाया है कि मेरा हर एक बच्चा प्रोफेशनल स्टूडेंट बनेगा और आपको बनना है और मैं आपको बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। जय COC, जय मेरे बच्चे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू।